ठीक है, तो व्हाट इज अ सेल? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो वी हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू टाइप, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सब बच्चों को पता है यूनिसेलुलर वन सेल एंड मल्टीसेलुलर मैनी सेल्स। किसने डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट टाइम दे वर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है बेटा, यहाँ पे हुक लिखना भूल गई हूँ मैं, पर सब बच्चे याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक वाज द पर्सन जिन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया। कॉर्क के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया। कॉर्क क्या होता है? तो क्रश्ड एपिडर्मल लेयर होती है। जब स्टेम पुराना हो जाता है ना, तो उसके ऊपर एपिडर्मल लेयर जो है वो क्रस्ट फॉर्म में आ जाती है, तो उसे कॉर्क कहते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल जो है उनको डिस्कवर किया था। उसके बाद कहते हैं कि जो लाइव सेल है उसको एंटोनी वैन लुबनहॉक जो है उन्होंने पहली बार देखा था अपने क्रूड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लांट सेल, एनिमल सेल आपको अच्छे से पता है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी सब बच्चों को पता है। साइंटिस्ट के नेम आने चाहिए सबको। सिक्लाइडिन एंड शुआन वाज द पर्सन। दो साइंटिस्ट थे, सिक्लाइडिन एंड शुआन, जिन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। और रॉबर्ट बुर्चॉव जो है उन्होंने एक उसके अंदर पोस्टुलेट ऐड किया था अपना, एंड दैट इज ओमिनस सेलुले सेलुला, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा था कि जो सेल्स हैं, ठीक है, न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से बनते हैं। ठीक है, तो पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं में सेल डिवीजन होती है और उसी से नए सेल्स जो हैं वो बनते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि तीनों के जो स्टेटमेंट्स थे उनको मिला के बाद में सेल थ्योरी जो है उसके पोस्टुलेट्स तैयार हुए, जो इस तरीके से थे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, और सभी सेल्स किससे अराइज होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से। ठीक है बेटे, उसके बाद आपको अलग अलग तरह के सेल्स दिए हुए हैं बुक में, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। हम सीधे सीधे मेन चीजों पे आ जाते हैं जिसपे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मेन मेन चीजें दी हुई हैं। बैक्टीरियल सेल जब भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमेशा वो प्रोक्रियोटिक सेल का एग्जाम्पल होगा। ठीक है बेटे, प्रोक्रियोटिक सेल अगर हमें ड्रॉ करने के लिए आते हैं तो आपने उसके अंदर बैक्टीरियल सेल जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे देखो हमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे आपको बताया था बैक्टीरियल सेल की 3 लेयर्स होती हैं। कैप्सूल है, देन सेल वॉल है, और इसके अलावा जो है उसके ऊपर कुछ खास तरह की लूज शीट प्रेजेंट होती है, स्लाइम लेयर जिसे कहते हैं। कैप्सूल जो है वो थिक लेयर होती है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे राइबोसोम्स पे अगर आ जाता है, तो राइबोसोम्स क्या है या पॉलीराइबोसोम्स क्या है, पॉलीजोम्स क्या है। तो कहते हैं कि जब आप मैसेंजर आरएनए जो है उसको देखते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको काफी सारे राइबोसोम्स जो है इसकी पूरी की पूरी चेन नजर आती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो उसको राइबोसोम्स बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था शॉर्ट में कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं उसको सेल की, और उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है बेटे, स्मॉलर सब यूनिट का फंक्शन मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर सब यूनिट से वो मैसेंजर आरएनए का जो स्टैंड है उसको होल्ड करके रखता है राइबोसोम, और जो लार्जर सब यूनिट होती है उसके अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसीलिए जो लार्जर सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो कहते हैं कि लार्जर सब यूनिट जो है उसमें ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसफर आरएनए बारी बारी मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट जो कोड्स हैं उनको रीड करते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड जो है उसको अटैच करते रहते हैं। और जब इस तरह से लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड की तैयार हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर पॉलीराइबोसोम्स। so you must know that polyribosomes are the chain of ribosomes that are present on the messenger RNA. ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे जो राइबोसोम्स की चेन पाई जाती है उसको पॉलीजोम्स कहा जाता है। फिर देखो इंक्लूजन बॉडी भी हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज। तो आपको बताया था कि उनकी कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है इंक्लूजन बॉडी की, और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको नजर आते हैं। ठीक है, और कई तरह की चीजें जो है उनको स्टोर करके रखते हैं सेल के लिए। तो आपको बताया था कई बार ये फॉस्फेट आयन स्टोर करते हैं तो उनको फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स कहते हैं। कई बार जो है ये कुछ पिगमेंट स्टोर करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन पिगमेंट स्टोर करते हैं, तो उनको साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं।
ठीक है, कई बार गैस मॉलिक्यूल स्टोर करते हैं तो उनको गैस वैक्यूल्स कहते हैं। और इसके अलावा पिगमेंट अलग अलग तरह के स्टोर कर सकते हैं, ग्रीन, पर्पल या फिर, ठीक है। तो इस केस में इंक्लूजन बॉडीज का आप सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फ्री फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं और अलग अलग तरह की चीजें जो है वो सेल के लिए स्टोर करती हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद हमें यूक्रियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आ सकता है, वो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। उसके अंदर आपने बस इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप के हैं, यूक्रियोटिक सेल जो है वो एडवांस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहेगा और यहाँ पे यूक्रियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एब्सेंट रहेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। और याद रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक खास रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और यूक्रियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो आपको सेल मेम्ब्रेन जो है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें कैसे आएगा कि हु गेव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन से दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ दो साइंटिस्ट, दीज आर सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन जो है उन्होंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी हुई है, और उस लिपिड बायलेयर के अंदर, ठीक है, एक टेल प्रेजेंट है उसकी, और इसके अलावा जो है उसके अंदर हेड प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसने कहा था कि जो टेल है उसकी वो हाइड्रोफोबिक टेल है, जबकि उसके जो हेड है जो यहाँ पे आपको बॉल्स के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, या हाइड्रोफिलिक होते हैं, आयोनिक होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमीएबल होती है, और क्योंकि इसकी जो लिपिड बायलेयर जो इसकी टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको इजीली एंटर नहीं होने देती है। ठीक है बेटे, कोई भी आयोनिक सब्सटेंसेस इसमें से इजीली एंटर नहीं होंगे। उसके अलावा देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। तो कहते हैं कि इसके अंदर हमें दो तरह के प्रोटीन नजर आते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन है, इंट्रीगल प्रोटीन है। ठीक है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन वो होंगे जो कि उसकी आउटर बाउंड्री पे प्रेजेंट होंगे, और इंट्रीगल प्रोटीन वो होंगे जो लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसके बीच बीच में प्रेजेंट होंगे। और आपको उसका फंक्शन भी बताया था कि ये पेरिफेरल और इंट्रीगल प्रोटीन्स जो होते हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आयोनिक होते हैं उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली एंटर नहीं होने देती, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये कैरियर प्रोटीन्स उनको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है बेटे, तो उसके अलावा देखो पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे और इंट्रीगल प्रोटीन्स जो है वो पार्शियली यहाँ पे टोटली वेडेड होते हैं। साइंटिस्ट का नेम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद तीन तरह का ट्रांसपोर्ट उसने बताया हुआ है, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव में हमेशा याद रखेंगे, एक्टिव के अंदर जब भी वो कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेके जाए जाने हैं जिनकी कंसेंट्रेशन आउटसाइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लो होगी, ठीक है, पर सेल के लिए वो बहुत जरूरी है, इसलिए उनका सेल मेम्ब्रेन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेल क्या करते हैं, कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है उनको यहाँ पे यूज करता है, और फिर उन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो वैसे कैसे हैं, आयोनिक है, और सेल मेम्ब्रेन उसे इजीली अलाउ नहीं करेगी, तो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, पर इस पे एटीपी यूज होंगे, इसलिए इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है। हमेशा याद रखिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलता है। ठीक है, आउटसाइड में कंसेंट्रेशन जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कम है, तो इसलिए डिफ्यूजन से तो हम अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी हाई से लो की तरफ ही मूवमेंट होता है, लो से हाई की तरफ नहीं होता। तो इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। दूसरा नंबर कि उसके अंदर एटीपी यूज होंगे हमेशा। ठीक है बेटे, फिर पैसिव के बारे में उसने बताया, तो हमेशा याद रखिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और हमेशा हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है, उसमें एटीपी बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं। और थर्ड टाइप जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उसने आपको ये बताया हुआ है कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं, ये पेरिफेरल भी हो सकते हैं, इंट्रीगल भी हो सकते हैं, और ये आयोनिक सब्सटेंसेस जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफोबिक टेल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नहीं हो सकते,
वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर जाती है। ठीक है बेटे, एक टर्म और यहाँ पे दी हुई है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, बट विद द हेल्प ऑफ ए, ठीक है, किसकी हेल्प से होता है, तो यहाँ पे हमेशा आपने एक वर्ड यूज करना है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ऑस्मोसिस के केस में, डिफ्यूजन में सेमी परमीबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे सारे डायग्राम दिए हुए हैं तीनों तरह के। ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी हुई है ना? यस बेटा, यस मैम। ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी हुई है। उसके बाद देखो सिंपली हमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो बस उसमें सेल वॉल के अपने फंक्शन याद रखने हैं कि एक तो वो सेल जो है उसकी रिजिडिटी जो है उसको मेंटेन करके रखती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी भी तरह का मैकेनिकल डैमेज या इन्फेक्शन होती है अगर सेल को, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती। फिर एक सेल को दूसरे सेल से भी कनेक्ट करती है। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में ये जो सेल वॉल है उसके अंदर खास तरह की, ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस कहते हैं, और उसकी हेल्प से एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे सेल के साथ शेयर होते रहते हैं। ठीक है बेटे, फिर उसकी कॉम्पोजिशन बताई हुई है, अगर आपने बुक अपने सामने रखी हुई है तो अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में अलग अलग तरह की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन रहती है। कईयों में हेमी सेलुलोज से बनी हुई है, कईयों में सेलुलोज से बनी हुई है, पैक्टिन है कईयों के अंदर। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल अपीयर होती है वो प्राइमरी वॉल होती है, कुछ टाइम तक रहती है, फिर सेकेंडरी वॉल उसकी जगह ले लेती है। और उसके बाद जो है मिडल लैमिला जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डेवलप होती है और नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, एक्ट एज एन एडहेसिव। और बाकी उसने यही बताया है कि जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमिला है उसमें प्लाज्मोडेस्मेटास प्रेजेंट है, जो स्पेशल टाइप के पोर्स हैं, और इसकी हेल्प से एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दूसरे सेल में आते जाते रहते हैं। ठीक है बेटे, अब तरणप्रीत हम यहाँ पर आ गए हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। तो उसमें एंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स उन ऑर्गेनेल्स को बोला गया है जिनकी मेम्ब्रेन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, गोल्गी एपैरेटस आ जाते हैं, लाइसोसोम्स आ जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास वैक्यूल्स आ जाती हैं। चार यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। टू टाइप्स के हैं ये, ठीक है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप याद रखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके साथ ही कॉन्टिन्यूटी में ये प्रेजेंट है। इनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया है। अब वो कहते हैं कि इनके टू कंपार्टमेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है, एक उसका ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है और एक उसका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। तो देखो यहाँ पर आपको ये मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला हुआ है, ट्यूब लाइक है ये। तो कहते हैं कि इसकी जो दो मेम्ब्रेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके बीच वाला जो कंपार्टमेंट है उसको ल्यूमिनल बोला गया। और इस तरह के काफी सारे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो वो वाला इनका हिस्सा जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, जो इनकी आपस में जो इनकी मेम्ब्रेन्स है उससे बाहर वाला जो इनका पार्ट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोला गया। जहां भी कर्सर आपको नजर आ रहा है तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, और जो मेम्ब्रेन्स के अंदर है वो ल्यूमिनल है। ठीक है, तो दो कंपार्टमेंट हो गए, राइबोसोम्स अटैच है रफ पे पर स्मूथ पे नहीं है। फिर आपको उसने ये बताया हुआ है कि इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए उनका मेन फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं और स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो है वो लिपिड में रिच होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही फंक्शन है। ठीक है, बस इतना सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपने याद रखना है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल नियर द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस विद कॉन्टिन्यूटी विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होंगे उसी के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाएंगे, और जहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होंगे उसके साथ गोल्गी एपैरेटस शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखो गोल्गी एपैरेटस जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी किसके साथ है, तो कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की जो मेम्ब्रेन है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं गोल्गी एपैरेटस।
ठीक है, कैमिलो गोल्गी वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि गोल्गी एपैरेटस फ्लैट होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक जो है मेम्ब्रेनियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो टिप्स हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो स्वॉलन होते हैं, इनको वेसिकल्स बोला जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जब गोल्गी एपैरेटस के अंदर काफी टाइम तक स्टोर हो जाती हैं, तो बाद में ये इसकी जो सिस्टर्नेज होती हैं गोल्गी एपैरेटस की, ठीक है बेटे, उससे ये इन वेसिकल्स में या ल्यूमेंस के अंदर चले जाते हैं। और काफी समय तक इसके अंदर पड़े रहने के बाद ये वेसिकल्स जो है वो इस तरीके से अलग हो जाती हैं गोल्गी एपैरेटस से, और ये बाद में लाइसोसोम्स का रूप ले लेती हैं, ठीक है। फिर एक चीज उसने आपको ये बताई हुई है, ये सारे मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जिनकी आउटर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, इसको उसने सिस्टर्ने बोला है। और इसकी जो टिप्स, जो स्वॉलन टिप्स है, उसको उसने वेसिकल बोला है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसके जो सिस्टर्ने है ना, उसके 2 फेसेस हैं, कन्वेक्स फेस जिसको कि सिस फेस बोला गया है, और कॉन्केव फेस जिसको कि ट्रांस फेस बोला गया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बोला था, आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे लोअर क्लास के अंदर आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस की दोनों मेम्ब्रेन्स बाहर की तरफ बल्जिंग होती है, ठीक है, प्रोट्रूडिंग होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो जैसे ही कन्वेक्स लेंस होता है, अगर फेस उसका वैसा है तो वो सिस फेस है। और अगर एक कॉन्केव लेंस की आप बात करें, तो उसकी जो आउटर बाउंड्री होती है वो अंदर की तरफ इनवर्ड तरीके से प्रोजेक्टिंग होती है। तो अगर सिस्टर्ने का फेस उस तरीके का है तो फिर वो ट्रांस फेस है, ठीक। फिर आपको बताया था कि गोल्गी एपैरेटस का एक ही काम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी बनने हैं, चाहे वो प्रोटीन्स बनने हैं, चाहे वो फैट्स बनने हैं, उसने आगे किसकी तरफ भेज देने हैं, गोल्गी एपैरेटस की तरफ भेज देने हैं। तो गोल्गी एपैरेटस उसका काम मेन जो है वो पैकेजिंग का है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो अपने अंदर जो है स्टोर करके रखती हैं, काफी टाइम के लिए स्टोर करती हैं, पर जब काफी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर इनका जो मैच्योर फेस होता है, जिसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, जो इस तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में एंड पे प्रेजेंट है हर एक सिस्टर्ने की, उन वेसिकल्स में ये सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, और फिर ये वेसिकल्स जो है वो सिस्टर्ने से अलग हो जाती है। तो देखो यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स लिखा हुआ है, और फिर ये लाइसोसोम्स बन जाएंगी, ठीक है बेटे। बाकी सिस्टर्नेस जो है वो सिर्फ चीजें स्टोर करके रखेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि गोल्गी एपैरेटस जो है वो अपना भी कुछ चीजें जो है वो सिक्रीट भी करती है। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी बनते हैं गोल्गी एपैरेटस में, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बस इतना सा गोल्गी एपैरेटस के बारे में उसने बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखो साइड वाले डायग्राम में सारे इकट्ठे दिखाए हुए हैं आपको, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, देन उसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी एपैरेटस आपको नजर आ रहा है, फिर उसकी वेसिकल्स अलग हो जा रही हैं और वो लाइसोसोम्स बन रही हैं। और लाइसोसोम्स का आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बेटे। लाइसोसोम्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका मेन फंक्शन है गोल्गी एपैरेटस से जो भी चीजें आई हैं उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, और उसके बाद इसमें तरह तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है उनके ब्रेकडाउन के लिए, जो भी मटेरियल इनके पास पहुंचा है, ठीक है। इन एंजाइम्स को अगर हम एक टर्म में बोलेंगे तो हम इन्हें हाइड्रोलिसिस कहते हैं, बिकॉज इनका मेन फंक्शन ब्रेकडाउन का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए यहाँ पे प्रोटीएसिस एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेसिस, लिपिड्स के लिए लाइपेसिस, ठीक है, न्यूक्लियसिस फॉर न्यूक्लिक एसिड। तो जो भी चीजें आएंगी उनका यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। पर वो कहते हैं कि ये एंजाइम्स जो है वो इन सारी चीजों का ब्रेकडाउन तो कर देते हैं, पर पूरे प्रोसेस के दौरान जो लाइसोसोम्स हैं वो खुद भी कंज्यूम हो जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम्स जो है उनको हम सुसाइडल बैग्स के नेम से जानते हैं, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन हमें कैसे आ जाएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तब आपने ये लिखना है उसके अंदर कि उसके जो एंजाइम्स होते हैं जब वो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करते हैं, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ डाइजेशन द लाइसोसोम इटसेल्फ कंज्यूम, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है बेटे। उसके बाद वैक्यूल्स आ जाती है, चौथा जो एंडो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो वैक्यूल है, और वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम्स के साथ कॉन्टिन्यूटी में होता है। प्लांट सेल के अंदर लार्जर वैक्यूल्स होती है, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल होता है लगभग, या कई बार हम उनको एब्सेंट भी कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है बेटे। वैक्यूल जो है उसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको यहाँ पे स्पेशल नेम दिया गया है, इट इज नोन एज अ टोनोप्लास्ट,
तो 1 मार्क क्वेश्चन हमें आ सकता है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट इज द सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। और वैक्यूल जो है उसने क्या स्टोर करने हैं, तो कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की वजह से बने हैं वो वैक्यूल जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। और वैक्यूल जो है उसके अंदर अपना खुद का एक फ्लूइड भी होता है, ठीक है। और आउटसाइड द वैक्यूल भी कुछ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो हमेशा वो कहते हैं कि वैक्यूल के अंदर जो उसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे एक्ट करेगी। और आउटसाइड का वैक्यूल्स प्लस वैक्यूल के जो अंदर जो भी कंसेंट्रेशन है उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। तो इसलिए वैक्यूल्स जो है उनमें आउटसाइड और इनर एनवायरनमेंट में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो जाता है और उसकी वजह से टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है उसके जरिए मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है बेटे। पर एक चीज याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन की तरह टोनोप्लास्ट भी सेमी परमीएबल नेचर रखती है। अब 2-3 वैक्यूल्स के यहाँ पे नाम लिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का काम करती है। फिर इसके अलावा प्रोटिस्टा के अंदर आपको फूड वैक्यूल्स नजर आती हैं, आपने अमीबा के केस में पढ़ी हुई है फूड वैक्यूल्स, ठीक है बेटे। इसके अलावा वैक्यूल जो है वो कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उनको स्टोर करके रखेंगी, जब तक सेल को उनकी जरूरत है तब तक वो स्टोर करेंगी। और इसके अलावा कुछ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है सेल के उनको भी ये स्टोर कर लेती है और एक्सक्रेशन के बाद जो है उनको सेल में से बाहर निकाल देती है, ठीक है। 90% प्लांट सेल जो है उसके अंदर वैक्यूल का जो है वो ऑक्यूपाई करती है जगह को। तो आप सोच सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है बेटे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया हुआ है हमने। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सॉसेज शेप होते हैं और उसकी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है देन इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे हाईली फोल्डेड होती है और इसका नेम यहाँ पे क्रिस्टा है, ठीक है बेटे। क्रिस्टा जो है और जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बीच में स्पेस है जिसको बोला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और कहते हैं कि अगर क्रिस्टा के अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस नजर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको यहाँ पे क्या बोला गया है, मैट्रिक्स बोला गया है। और उस मैट्रिक्स के अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनॉमियस ऑर्गेनेल होती हैं, इसलिए उनके अपने डीएनए भी होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिशन के प्रोसेस के जरिए डिवाइड करते हैं। और एक खास चीज है कि जो इसका क्रिस्टा मेम्ब्रेन है उसके साथ F0 F1 पार्टिकल्स अटैच होते हैं, ठीक है बेटे। और ये F0 F1 पार्टिकल जो है इसका फंक्शन अब आपको अच्छे से पता लग चुका हुआ है कि उसके अंदर कौन सा एंजाइम रहता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम रहता है और वो एटीपी की सिंथेसिस करता है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं सेल के। और इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसके बाद हमें जो है काफी ज्यादा अमाउंट में एटीपीज मिलते हैं। तो लगभग 36 एटीपीज हमें मिलते हैं यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। तो आपने उसमें F0 F1 पार्टिकल के बारे में बताकर एटीपी सिंथेस एंजाइम के बारे में बताना है और बताना है कि काफी सारे एटीपीज बनते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउसेज है सेल के, ठीक है बेटे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यहाँ पे देखो F0 F1 पार्टिकल का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है, जो ग्लोबुलर पोर्शन होता है और उसके बाद जो है नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्टॉप लाइक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसको क्रिस्टा कहते हैं उसके साथ ये हैंगिंग फॉर्म में अटैच होते हैं और इसी के अंदर एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। उसके बाद प्लास्टिड्स आपको बताए हुए हैं, तीनों तरह के प्लास्टिड के नेम आपको पता होने चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है वो भी आपको पता होने चाहिए और प्लस उनके प्लांट्स के नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। देन अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट में क्या क्या स्टोर होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, इलायोप्लास्ट में ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, देन एलुरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बेटे। अगर हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का, तो आपने अच्छे से याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमियस ऑर्गेनिल होती है, उसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटे। इसके अलावा दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला गया है।
और सेंटर में इनर मेम्ब्रेन के क्या प्रेजेंट है, इसका मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसको स्ट्रोमा बोला गया है, ये स्पेशल नेम आप याद रखेंगे। और उसके अंदर आपको स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं दैट आर प्रेजेंट वन अबव द अनदर, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला हुआ है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स जो है उनको यहाँ पे थैलाकॉइड जो है उसका नेम दिया गया है, और काफी सारे थैलाकॉइड्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और उसके बाद जो है इनको ग्रेना का नेम दिया गया है। अब देखो हर एक जो थैलाकॉइड्स है आपस में जो ग्रेनास के अंदर प्रेजेंट है उनको एक मेम्ब्रेन के जरिए एक पाइल्स जो है ग्रेनास की दूसरे के साथ अटैच होती है, उसको स्ट्रोमा लैमिले बोला गया है। और इसके अलावा आपको राइबोसोम्स नजर आते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसने सारे फंक्शन अपने आप ही करने हैं, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, आरएनएस भी प्रेजेंट है, डीएनए भी इसका खुद का होता है, ठीक है बेटे। तो स्ट्रोमा लैमिले जो आपस में दो एडजेसेंट ग्रेनास को कनेक्ट करती है, और थैलाकॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ग्रेनास आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको बीच में उसने क्लोरोप्लास्ट डीएनए करके लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको स्ट्रोमा लिख के बताया हुआ है जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है। उसके बाद बुक में आप देख रहे होंगे अगर, तो क्लोरोप्लास्ट के आपको फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं कि इसके अंदर खूब सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल्स भी और राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसको स्टोर करके रखती है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और राइबोसोम्स कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताया था कि दो तरह के राइबोसोम्स हैं, 70S एंड 80S। तो साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, उसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स एंड राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द राइबोसोम्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80S होते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो 70S होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे भी उसका दूसरे तरीके से मैंने इसका व्यू दिखाया हुआ है आपको। तो आपको उसमें थैलाकॉइड नजर आ रहे हैं, सिंगल स्टेप को थैलाकॉइड बोला गया, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को ग्रेना बोला गया, राइबोसोम्स देन क्लोरोप्लास्ट डीएनए आपको नजर आ रहा है, स्ट्रोमा लैमिले आपको नजर आ रही है जो एडजेसेंट ग्रेनास को कनेक्ट करी है, देन स्ट्रोमा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स, देन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इंटर मेम्ब्रेन्स स्पेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है बेटे। उसके बाद हमें राइबोसोम्स बताए हुए हैं उन्होंने, तो राइबोसोम्स आप याद रखेंगे दो तरह के हैं, 70S एंड 80S अकॉर्डिंग टू देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो देयर इज वन टेक्निक नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके जरिए हम मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो जब हम राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाते हैं, और हमें दो तरह के राइबोसोम्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, 70S एंड 80S, ठीक है बेटे। तो इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हमेशा 80S होते हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो 70S होते हैं। फिर उनकी सब यूनिट्स आपने याद रखनी है, 80S राइबोसोम्स के अंदर 60S और 40S सब यूनिट होती है, ठीक है। कोई भी बच्चा इसको 60 + 40 बना के 100 नहीं करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये पूरी यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो 80S है, पर जब इनका ब्रेकेज हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज के अंदर तो हमें दो सब यूनिट इनकी मिलेगी जो वेट के अकॉर्डिंग वेरिएशन शो करेंगी यहाँ पे। तो इसको किसी ने ऐड करके ये नहीं कहना कि 60 + 40 तो 100 होता है, तो 80S कैसे हो गया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो है इसमें वेरिएशंस आती हैं वेट में, तो इंडिविजुअल यूनिट उसकी 60 एंड 40S होती है, पर टोटल उसका 80S होता है, ठीक है बेटे। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तो वो 70S होते हैं, तो उसको भी आपने याद रखना है, इसकी सब यूनिट 50 एंड 30S होती है, ठीक है। राइबोसोम्स दिखते हैं कैसे हैं, तो ग्रैनुलर होते हैं हमेशा, ठीक है, छोटे छोटे बीएड्स जैसे नजर आएंगे ये आपको। और यहाँ पे देखो मैंने उसका लार्ज व्यू आपको दिखाया हुआ है। तो दो सब यूनिट है राइबोसोम की, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। हमेशा याद रखेंगे कि स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए को होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टर्म यूज की जाती है, और राइबोसोम्स जो है उसकी स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रखेगी, और राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट जो है वो क्या सप्लाई करेगी, ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करेगी, और ये ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट बेसिस को रीड करेंगे, और उसके बेसिस पे यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच करेंगे। तो कब काफी सारी अमाइनो एसिड्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास एक बड़ा सारा मैक्रोमोलेक्यूल बन जाएगा, एंड दैट इज नोन एज प्रोटीन्स, ठीक है बेटे। पैलेट नेम के साइंटिस्ट जो थे जॉर्ज पैलेट, उन्होंने 1953 के अंदर इस तरह की
ग्रैनुलर बॉडीज को राइबोसोम नेम दिया था, और उन्होंने कहा था कि राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसके अलावा जो है राइबोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया है, क्लोरोप्लास्ट में भी देखा गया है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा गया है। फंक्शन उनका जो है वो वेरी करता है, ठीक है बेटे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर और इवन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ओके बेटे, बस इतना सा राइबोसोम्स के बारे में बताया हुआ है, इतना ही हम याद रखेंगे। फिर हमें आ जाता है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। जो सेल का स्केलेटन बनाते हैं उनको साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं। इसमें सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रॉइल्स आ जाते हैं, ठीक है बेटे। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और आपको बताया था कि उनके जो मदर सेल्स होते हैं उसको यहाँ पर हमने क्या नाम दिया है, बेसल बॉडी का नाम दिया है। हमेशा याद रखिए कि अगर आप सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो बेसल बॉडी जो है वो स्फेरिकल शेप रखती है उसकी मदर सेल, और उसके अंदर कितने ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो कहते हैं कि सेंट्रल ट्यूब्यूल भी होते हैं और पेरिफेरल ट्यूब्यूल भी होते हैं। पेरिफेरल ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर वो दो दो के पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और इस तरह के पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स कितने हैं, देखो 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, और सेंटर में 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं बेसल बॉडी का, ठीक है। तो ये किस प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, ये टुबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और सभी पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के साथ भी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं, किसकी हेल्प से अटैच होते हैं, रेडियल स्पोक्स की हेल्प से अटैच होते हैं, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से उसने आपको बताया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। तो हमेशा सीलिया फ्लैजिला जिस भी जगह से ओरिजिनेट होंगे वहां पे ये बेसल बॉडी प्रेजेंट होगी, और उनका फंक्शन एक ही होगा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, और उनका फंक्शन लोकोमोशन का ही है यहाँ पर। और 9+2 अरेंजमेंट उसके अंदर आपको नजर आएगा। सेंटर में जो कोर प्रेजेंट है जिसके अंदर सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, उसको कोर वर्ड, उसको एक्सोनीम बोला गया है, इट इज नोन एज एक्सोनीम। और उसके अंदर 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, आसपास 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, ओके बेटे। और उसके बाद आपको उसने ये बताया हुआ है कि मूवमेंट इनका मेन फंक्शन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। सीलिया फ्लैजिला जो है वो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और सीलिया जो है वो हमेशा ओर लाइक मूवमेंट करते हैं, और फ्लैजिला जो है वो विप लाइक मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ओर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चप्पू कहते हैं। तो आप कभी नाव के अंदर अगर बैठे हुए हैं बोट में, तो उसमें जिस तरीके से जो ओर्स होते हैं वो पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, फिर आपकी जो बोट होती है वो आगे बढ़ती है, उसी तरह से सीलिया ऐसी मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है बेटे। अगर आपने किसी भी सीलिएट ऑर्गेनिज्म को देखा हुआ है तो आपको सारे के सारे सीलिया एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करते नजर आते हैं, और उससे एनिमल आगे की डायरेक्शन में प्रोपेल करता है। तो एग्जाम्पल उसका पैरामीशियम है सीलिएट्स का, ठीक है। फ्लैजिला का एग्जाम्पल जो है उसमें आप यूबिलिना का एग्जाम्पल देंगे। और अगर आप अमीबा बोलते हैं तो अमीबा में सीलिया फ्लैजिला में से कुछ भी नहीं है, उसमें स्यूडोपोडियाज होते हैं, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रेजेंट साइटोप्लाज्म जो है उसकी वजह से इरेगुलर स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं जिन्हें हम फाल्स फीट कहते हैं, ओके बेटे। अगर सेंट्रोसोम की हम बात करते हैं तो बस इतना सा डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजिला के कंपैरिजन में, कि सेंट्रोसोम जो है उसके स्ट्रक्चर को हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बैलगाड़ी है और उसके दो हमारे पास व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, और वो दोनों पहिए जो हैं वो हमने सिलेंड्रिकल स्टॉक की हेल्प से जोड़े हुए हैं, ठीक है बेटे। उसी तरह से कहते हैं कि सेंट्रॉइल्स जो होते हैं या सेंट्रोसोम जो होते हैं उसके दो इस तरीके के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको बेसल बॉडीज कहते हैं, और सेंटर में उसके जो है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो उन दोनों बेसल बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है बेटे। तो सेंट्रल पार्ट जो है उसको हब बोला गया है, ठीक। बेसल बॉडी जो है उसके सेंट्रल पार्ट को हब बोला गया है, वहां पे उसको हमने क्या बोला था, सीलिया फ्लैजिला में एक्सोनीम बोला था, ठीक है। और सीलिया और फ्लैजिला में सेंटर में भी 2 ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, यहाँ पे सेंटर में 2 ट्यूब्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सेंटर में यहाँ पे 2 ट्यूब्यूल्स नहीं होंगे, पर आसपास 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे। पर वहां पे देखो डबलेट की फॉर्म में थे, 2-2 के पेयर थे ना, तो सेंट्रोसोम जो है उसके अंदर 3-3 के पेयर होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, बस इतना सा याद रखेंगे। वहां 2-2 थे, यहाँ पे 3-3 है, पर पेरिफेरी में कितने हैं, 9 है। सेंटर में कोई ट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को 9+0 अरेंजमेंट हम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान ये डिवाइड हो जाते हैं,
और 2 सेंट्रॉइल्स हमारे पास बन जाते हैं, दोनों जो है वो सेल की एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में चले जाते हैं। इनमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको सेंट्रॉइल स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और उनके ऊपर क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। ओके बेटे, तो सेल डिवीजन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं और क्रोमोसोम्स इनके ऊपर अटैच होते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करेंगे, बस न्यूक्लियस और क्रोमो